नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोर्ट बनाम सरकार या कोर्ट बनाम लेजिस्लेशन। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में तीन प्रमुख अंग होते हैं सरकार के, यानी कि सिस्टम के, इंटरनल चीज़ों के, और चौथा प्रमुख अंग अगर किसी को कहेंगे तो वो सेना होती है। कुछ देशों में सेना के पास एक्स्ट्रा पावर है, जैसे पाकिस्तान में सेना के ऊपर पावर है, वो सरकार के ऊपर भी बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बैठ जाती है, और सेना अपना सेपरेट व्यापार भी करती है, अपनी इंडस्ट्री भी चलाती है अपना खर्चा निकालने के लिए, तो उसको सुपर पावर कहा गया है। तो कुछ देशों के पास ऐसा है कि सेना के पास भी सुपर पावर है, लेकिन हमारे देश में या ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अब क्या मामला है, पाकिस्तान में शायद इसलिए और रहा होगा क्योंकि जो पुराने समय पर, मुगलिया सल्तनत के समय पर या एग्रेशन के समय पर जो आक्रांता आया करते थे, आक्रांता राजा या जो नवाब या जो बादशाह अपने आप को कहता था या लुटेरा जो होता था उसके नेतृत्व में करता था, उसका ही हुक्म फाइनल होता था, उसके पास सेना होती थी। तो सेना प्रमुख उन्होंने आक्रांता के रूप में ले लिया होगा कि जैसे आक्रांताओं के पास पावर होती थी, सेना प्रमुख के पास सेना प्रमुख ही सब कुछ होता था, वैसे ही वहाँ पर भी करा होगा। और बाकी कैसे रहा हो, क्योंकि उनकी मानसिकता आक्रांताओं वाली है, वो आज भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, वो आज भी लोकतंत्र का मायने नहीं समझ पा रहे हैं। गजवाए हिंद करना, दारुल इस्लाम बनाना, ये जो पूरा एरिया है खित्ता वो इस्लामिक घोषित करना, इसी उद्देश्य में लगातार वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। जिन्ना ने वो जमीन इसीलिए ली थी कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा, तो वो इसलिए वो उनके संविधान बनते समय वो पावर्स दे दी गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जिसको हम ईसाई कहते हैं, अंग्रेज केवल एक पार्ट हो गया, वैसे तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंपीरियलिज्म का चक्कर चला, और इंपीरियलिज्म का चक्कर कुछ ऐसा चला कि फ्रेंच, डच, इटालियन, कोई भी जो वहाँ पर हैं, जो देश हैं, वो सभी पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं कब्जा किए हुए थे, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल कब्जा करने का था, उनका काम करने का अपना एक स्टाइल था, और उस स्टाइल में, जो उनका स्टाइल है, उस स्टाइल में वो सरकार बनाते हैं, वो कानून बनाते हैं, वो सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, वो उस तंत्र के माध्यम से कब्जा करते हैं। राजा वहाँ का जो रहता है, वो राजा अपना कर्मचारी किसी भी दूसरे देश में राजा के ऊपर बिठाता है, यानी कि किसी भी देश का राजा भी, उस देश के नागरिक तो छोड़ दीजिए, उस देश का राजा या उस देश की सरकार भी, ब्रिटेन के या इटली के या जो भी यूरोपियन कंट्री है, उसके राजा के मातहत आता, उसके राजा के मातहत वहां की सरकार, सरकार के मातहत कर्मचारी, कर्मचारी भारत में या किसी देश में वॉइसरॉय बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर आता है, वो अपना सिस्टम स्टैब्लिश करता है और उस देश के राजाओं को भी अपने मातहत समझता है और कर देता है, पैरामाउंट से स्टैब्लिश कर देता है। और जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका शोषण कितना किया जाए, कैसे किया जाए। मैं लगातार कहता आया हूं कि पिछले 200 वर्षों में भारत में जो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ वो अंग्रेजी सिस्टम था, वो ब्रिटेन का सिस्टम था, वो कर्मचारियों के, राजाओं के कर्मचारी, कर्मचारियों के कर्मचारी और कर्मचारियों के कर्मचारी भी राजाओं के ऊपर बिठाए थे। जनता की तो बात छोड़ दीजिए, वो सिस्टम आज भी भारत में लगभग वैसा है, हालांकि वो वैसा विकराल रूप नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर अंदर करप्शन ये वो सब हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये उसका कारण वो तंत्र है जो उस समय विकसित हुआ। हम स्वाधीन जरूर हो गए, हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, अभी भी तंत्र। अब ये जो नए कानून अमित शाह जी ने पास किए हैं पार्लियामेंट से, इन कानूनों में जरूर हम कह सकते हैं कि नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सुरक्षा अधिनियम कहा गया, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, तो सुरक्षा अधिनियम अब सुरक्षा के पर्पज से, नहीं तो क्या होता था, दंड संहिता, दंड कैसे दिया जाएगा इसकी संहिता होती थी, अब न्याय संहिता उसको कहा गया। ये नॉमेनक्लेचर ही खुद में बहुत कुछ बताता है। आज भी भारत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा लगता है, जिला अधिकारी वही अधिकारी है, बाकी तो सब कर्मचारी हैं, और बाकी वहाँ पर जो जमीन वाले हैं, जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जो वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब उसके मातहत आते हैं, कर्मचारियों के हम सब नीचे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन फीलिंग तो कहीं ना कहीं ऐसी आती है। नहीं तो अच्छे जो भारत के सिस्टम को, सेटअप को समझते हैं, वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं और अपना जो रोल है वो चरितार्थ भी करते हैं। खैर, अब मैं एक प्रकरण से शुरू करता हूं। वो प्रकरण ये है कि भारत में या संसार भर में यूरोपियंस ने जो कब्जा किया था, तो एक प्रकरण भारत में आया था,
भारत में भी जुडिशरी स्टैब्लिश हुई थी और चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे। तो लॉर्ड, मेरे को जहाँ तक याद है, लॉर्ड एम्पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे और काशी चूरा का एक केस आ गया था और उस केस में क्या हुआ था कि जमींदार ने अपनी जमींदारी, चूंकि जमींदारी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, राइट माना जाता था, और अंग्रेज वो राइट किसी को बेच देता था। जमींदार भी बदलता था, राजा भी बदल देता था, कुछ राजाओं को, बड़े राजाओं को छोड़कर। बाकी सब राजाओं को भी भाई को बिठा दिया, भतीजे को बिठा दिया। लैप्स नीति ले आया था, यानी कि हड़प नीति ले आया था कि अब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो हम प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। झांसी की रानी का वही, बेगम हजरत महल का वही, सब वो प्रकरण थे जो जिनके वंश आगे नहीं बढ़ पाए थे। राजा कम उम्र पर ही चले गए थे, रानियां बहुत कम उम्र की थी, बच्चे नहीं पैदा हो पाए थे, दत्तक पुत्रों को मानने से मना कर दिया था। कुल मिलाकर ये हो गया कि कौन करेगा, तो आप होंगे राजा, वो तो तय तो वही करेंगे। तो ऐसे मामले में, और इन सबको इंटरमीडियरीज कहा गया, हम हिंदी की भाषा में कहें बिचौलिया कहा गया। यानी कि आप हमारे लिए काम करेंगे, जितना हम बताएंगे उतना काम करेंगे तो अच्छा है, अगर उतना काम नहीं करेंगे तो तुम्हें उठाकर फेंक देंगे, तुमको हटा देंगे, दूसरे को बिठा देंगे, भले ही परिवार से बिठाएं ताकि जनता का विश्वास बना रहे। तो जमींदारी थोड़ा उसका छोटा रूप है। जमींदार को राइट जो उसने खरीदे थे सरकार से, वो राइट उसने अपने गिरवी रख दिए। अब जो साहूकार जिसके पास गिरवी था उसको वो चुका नहीं पाया तो साहूकार ने उससे पैसे मांगे, पैसे नहीं दे पाया, वो चला गया कोर्ट। मामला जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जमींदारी लैप्स कर दी, जमींदारी सीज कर दी, और जिसको जस्टिस की उन्होंने, जिसका पैसा जमींदार ने ले रखा था, जिसे उधार ले रखा था, उसको जमींदारी दे दी। भाई अब अंग्रेज कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जमींदार तो केवल वो होता था जो अंग्रेज परस्त होता था। अब भारत में डेमोक्रेसी तो थी नहीं कि भैया अब आप जीत लोगे, आप खरीद लोगे, हमने बेचा और आप उससे खरीद लोगे तो आप बैठ जाओगे। उनको शासन भी करना था। नतीजा निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, उस आदेश को गवर्नर जनरल ने इंप्लीमेंट नहीं करवाया। अब इंप्लीमेंट नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से आदेश दिया, फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो तो उसने कंटेम्प्ट उसका माना। जिनको इंप्लीमेंट करना था उनको कंटेम्प्ट माना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आपने माना नहीं, तो कंटेम्प्ट मान लिया। जब वो कंटेम्प्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल के लोगों को मानकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, सुनवाई शुरू कर दी, तो गवर्नर जनरल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती थी उसने एक आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तुमको ये अधिकार नहीं, हमारे शासन व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट बनाम गवर्नर जनरल चल गई। अब इन्होंने उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया, उसके पास सुपर पावर थी, उन्होंने उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दिया, हम तुम्हें गिरफ्तार करें तुम हमें गिरफ्तार करो। हालांकि ये भारत में, उत्तर प्रदेश में सन 1900, मेरे को जहां तक याद है 55-56 की बात होगी या 60 की बात होगी, उस समय भी हुआ था। कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने कर दिया तो फिर विधानसभा ने कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिया, क्योंकि उसके भी विशेषाधिकार होता है। ये चला था बाद में उसमें 1964-65 की बात है, क्योंकि उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे भारत के। फिर उन्होंने बैठकर उसको सॉल्ट आउट किया था। बाद में ब्रिटेन और अमेरिका के चीफ जस्टिस ने भारत को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत में जो 7 जजों की बेंच या 9 जजों की बेंच शायद बैठी थी, उसने जो निर्णय लिया है और भारत की सरकार ने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और कोर्ट के पास पावर है, वो डिफाइन कर सकता है, लेजिस्लेशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठता है। ये उस समय तय हुआ था 64-65 में। इसीलिए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उन्होंने ये सब कहा था। मतलब ब्रिटेन और अमेरिका के चीफ जस्टिसों ने चिट्ठी लिखकर भारत के प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट किया था कि भाई आपने ये हिम्मत दिखाई है कि आप ऐसा है। तो उस मामले में, जो काशी चूरा वाला मामला था, बाद में इंग्लैंड में दोनों बुलाए गए। मतलब जब बड़ा विवाद हो गया तो दोनों को इंग्लैंड में बुलाया गया। बुलाने के बाद वहाँ जो सरकार थी उसने तय किया। अब दोनों में से सही तो चीफ जस्टिस था, लेकिन गवर्नर जनरल का अपना कह रहा था सॉवरेंटी मेंटेन करना हमारा काम है, हम सरकार अगर नहीं बचा पाए, हम अगर ऐसे ही करते रहे तो हम देश कैसे चलाएंगे। देश चलाना पहली प्राथमिकता है, ना कि जुडिशरी। ये हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो जाए। दोनों को बिठाया गया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अफ्रीका का चीफ जस्टिस बना दिया। उनका पोस्टिंग, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल प्रिवेल करेगा, क्योंकि पहला उद्देश्य सॉवरेंटी मेंटेन करना है, पहला उद्देश्य देश को अक्षुण्ण बनाना है, पहला उद्देश्य देश की अस्मिता बचाना है। उसके बाद कुछ और है, तो सरकार बचाना ज्यादा आवश्यक है। ये हाल अब जहां जहां डेमोक्रेसी जिन कंट्रियों में है वहां पर इसका थोड़ा विकराल रूप देखने को मिलता है।
और अब तो एक देश तो ऐसा हो गया जहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करने के लिए वहां की पार्लियामेंट में बिल आ गया। उनकी पार्लियामेंट में एक ही हाउस है, दो हाउस नहीं है, और उनके पास सबसे बड़ी बात है कि उनके पास संविधान भी नहीं है, वो संविधान नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन वहां सरकार ने एक बिल लेकर रखा और उस बिल में सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर दिया गया, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पार्लियामेंट बदल सकती है। अपॉइंटमेंट में भी उन्होंने कह दिया कि भाई सिंपल मेजोरिटी से अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 9 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 2 मिनिस्टर होते हैं, 2 सरकार के पक्ष के लोग होते हैं, बार काउंसिल के लोग होते हैं, ऐसे 9 लोगों का वो एक रहता है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए 7 जजों की कंसेंट, 7 मेंबर्स की कंसेंट की आवश्यकता होती है, और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी, यानी कि 9 में से 5 कह देंगे तो वहां उन्होंने परिवर्तन कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए भी सिंपल मेजोरिटी से अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसमें आवश्यक नहीं कि 7 लोगों का कंसेंट हो। अब मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस इजी कर दिया। दूसरा संशोधन जो वो लेकर आए, उन्होंने कहा इजराइल में मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब डिफेंस सर्विसेज मैंडेटरी, कोई भी बच्चा जो वयस्क हो गया है उसको डिफेंस में काम करना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए, उसको समय देना ही पड़ेगा, वो इच्छा हो या ना हो। अब उसका क्राइटेरिया डिसेबल्ड हो जाए तो नहीं देगा, नहीं तो वो देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने संशोधन कर दिया। संशोधन ये सोचकर कर दिया कि भाई अगर इसमें अराष्ट्रवादी लोग, जो सेकुलरिज्म का जिसके दिमाग में बहुत कुछ रहता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बहुत कुछ रहता है, और बहुत फ्रीडम जिनको चाहिए, देश के अंदर कोई दूसरे देश से घुस आया है उनको भी शरणार्थी का सर्टिफिकेट देना चाहिए, वो भी इंसान हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, ये सब जो लोग करने वाले हैं वो मालूम पड़ा सेना में भी चले जाते थे और वहाँ डिस्टर्ब करते थे। तो नेतन्याहू सरकार ने क्या किया कि ये कह दिया कि भाई वहाँ जो लोग जाएंगे उसमें स्वेच्छा से भी कुछ लोग नहीं जा सकते, मतलब एक कैटेगरी बना दी कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर आप अपना ऑप्शन दीजिए, हम देखेंगे क्या करना है। ये कर दिया। दूसरा उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ना तो लेजिस्लेचर के किसी आदेश को पलट सकता है, उसकी रीजनेबिलिटी नहीं देख सकता, यानी कि सरकार ने या लेजिस्लेचर ने, लोकसभा ने, उनके 120 सदस्यों की लोकसभा है, मतलब पार्लियामेंट 120 सदस्यों की है, नेतन्याहू के पास इस समय 64 सदस्य हैं, तो सिंपल मेजोरिटी से उन्होंने कानून पास कर लिया। और उस कानून में उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून को रीजनेबिलिटी के आधार पर डिनाई नहीं कर सकता। भाई हमें देश देखना है, अक्षुण्णता देखनी है, देश का करियर देखना है, देश का भविष्य देखना है, हमें देश की अक्षुण्णता देखनी है, सब कुछ रीजनेबल हो ये आवश्यक नहीं है। प्राथमिकता सॉवरेंटी मेंटेन करना है, प्राथमिकता वहां पर जो 50 कंट्री उनसे लड़ रहे हैं उन कंट्रियों से लड़ना है, प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है, ऐसा उन्होंने कहा। और प्राथमिकता में उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक छोटी सी बॉडी, 5-7 लोग बैठते हैं और पार्लियामेंट के डिसीजन को पलट देते हैं, ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं है। और आपने जो डिसीजन दिया है किसी भी मामले में, और अगर उनको लगता है तो वो पलट देंगे। हालांकि इन विषयों पर जो बड़े संशोधन उन्होंने कर दिए, अपॉइंटमेंट को लेकर, रीजनेबलनेस को, चैलेंज को लेकर, और जो दूसरे विषय थे उनको लेकर, या सेना में भर्ती को लेकर, इन चेंजेस के सपोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करने का अधिकार हमारे यहाँ भी है ऐसे कि अगर पार्लियामेंट ने कोई पास कर दिया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि भाई आपको तो राइट ही नहीं थी, लेजिस्लेटिव नेक्सस है ये, आपको तो राइट नहीं है, आप हमारे विषय में तय नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा उनके यहाँ भी चैलेंज हो सकता था। तो सरकार ने वहाँ क्या किया, या लोगों ने क्या किया कि सरकार के सपोर्ट में, यानी कि इन बिलों के सपोर्ट में वहाँ एक बड़ी रैली निकली, और बड़ी रैली निकाल कर लोगों ने कहा कि भाई हमें ऐसे ही कानून चाहिए, 5 लोग, 4 लोग, 10 लोग। और ऐसा भी लोगों का कहना कि लेफ्टिस्ट मानसिकता के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ गए हैं, जो कि सेकुलरिज्म के नाम से, जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से, जो ह्यूमन राइट के नाम से, जो तमाम तरह के इस तरह के, और सेक्सुअलॉजी को, जो इक्वालिटी, हमारे यहाँ भी वैसे ही कुछ डिसीजन हुआ, तो उस तरह के डिसीजन को, LGBTQ सोसाइटी को ये राइट है उनको शादी करने का, मेल शादी, ये सब ऐसे कुछ डिसीजन वहाँ पर आए।
तो उन लोगों ने सपोर्ट करते हुए सरकार को ये कहा कि आपके डिसीजन हमें मानने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव आ गया होगा। तो अपोजिशन ने क्या किया कि इजराइल 1948 में, मेरे को जहां तक याद है 1948 में बना, 1948 के इजराइल में अभी तक, जो अभी तक की बात कर रहा हूं, मतलब अभी तक इतनी बड़ी रैली ना तो किसी प्रदर्शनकारी ने निकाली और ना ही किसी सरकार ने निकाली, ना ही चुनाव में निकली, जितना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है तेल अवीव में। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, और ये कहा जा रहा है, उनका जो ग्राउंड दे रहा है अपोजिशन, वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ वहां पर करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के केस चल रहे हैं, और उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटने के लिए ये पावर पार्लियामेंट ने एक्वायर की और इनके पास मेजोरिटी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदलना चाहते हैं, अपनी मानसिकता के जजेस को बैठाना चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि हम राष्ट्र बचाना चाहते हैं, इनका तर्क ये है कि इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, और इसलिए ये सब गणित चल रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा प्रदर्शन था सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में, दोनों तरफ से, राइट विंग और लेफ्ट विंग, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां सुप्रीम कोर्ट इस समय लेफ्ट विंग है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ये मानकर चलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसलिए या कोर्ट्स का काम है राइट को प्रोटेक्ट करना, और ज़्यादातर केसेस तो सरकार के खिलाफ ही आते हैं, क्योंकि सरकार ही बैठी होती, मशीनरी बैठी होती, मशीनरी गलत कर रही होती तो लोग उसके खिलाफ आते हैं। तो उसके खिलाफ जो आ रहे होंगे वो तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा तो उनको, राइट विंग बैठी है तो कहेगी लेफ्ट मान सकता है, लेफ्ट विंग बैठी है तो कहेगी राइट मान सकता है कि ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। जैसे कांग्रेस के समय पर भारत में जो जुडिशरी बैठी थी, तब जुडिशरी के ऑर्डर्स को कांग्रेस कह रही थी ये संघ वाले बैठ गए, अब आज की तारीख में उल्टा कहा जा रहा है। तो ये तो मतलब एक जनभावना है, डिसीजंस जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए देश के लोग ही तय करते हैं कि भाई क्या है। अब जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो भारत के हैं, उनके विषय में तमाम तरह की अवधारणाएं पिछले 6-7 महीने में बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस समय 370 सुन रहा है, अक्षुण्णता की बात आ रही है, तो उस समय अपोजिशन के सारे सेपरेटिज्म के बात को उन्होंने काट दिया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को काट दिया, उन्होंने कहा शेयरिंग सॉवरेंटी को काट दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन कोई कंडीशनल नहीं था। अब आप बात करो प्रोसीजर पर, बात करो प्रोसीजर सही है कि नहीं है, इस पर बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट से ना पास करके, आर्टिकल 368 में ना पास करके 370 क्लॉज 3 में जो प्रेसिडेंट को पावर पहले से दे रखी थी और जो अभी तक इस्तेमाल हो रही थी, कांग्रेस की सरकार के द्वारा सैकड़ों बार इस्तेमाल हुई है, उसी का इस्तेमाल इस सरकार ने किया है। क्या वो सही है या गलत है, ये प्रश्न पर वो आ गए। नहीं तो ये भी कह सकते थे जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, आप कैसे उड़ा सकते हो। हालांकि अभी मेरा मानना है कि जब सरकार बहस करने आएगी तो उनसे ये प्रश्न करेंगे, वो इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो अपोजिशन जो पॉइंट लेकर आ रही है तो उसको वो काट रहे हैं। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वहाँ पे लगता है मुझे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वैसा कर रही है जैसे देश की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें हम संस्कृति, संस्कार, ये वो की बात करते हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं रहते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में इजराइल में इस समय बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट दोनों तरफ से चल रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य ये है कि भारत में अपोजिशन से तो प्रोटेस्ट चलता है, चाहे किसान को आंदोलन को लेकर देख लो, सीए, लेकिन जो राइट विंगर हैं, जो सरकार के पक्ष वाले लोग हैं, वो आंदोलन नहीं करते। केजरीवाल को छोड़कर, केजरीवाल तो आंदोलन करते हैं, केजरीवाल तो सरकार में बैठे हैं तो भी आंदोलन कर देते हैं। केजरीवाल तो सरकार में बैठ के अपनी सरकार के खिलाफ को बैठ जाए, अपने एलजी के खिलाफ बैठ जाए। तो केजरीवाल तो अद्भुत प्राणी हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जनरली जो सरकार में होता है वो पार्टी आंदोलन नहीं करती, जो करती है वो अपोजिशन करती है और अपनी बात कहती है। क्या होगा वो तो इजराइल में, हालांकि कानून तो वो बन ही गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर दिया है। अब तो ये सारे प्रदर्शन चल रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होंगे जो लॉ, तब सुप्रीम कोर्ट कितने दबाव में रहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।